Very good morning to all of you. We are going to see new chapter in the new year. So happy new year to all of you. In science, today we will see chapter number 4, that is force, work and energy. And hope you all are safe and fine at your home. Chapter 4, force, work and energy. First of all, we will learn about force. What is force? That we will see in this chapter. Force. When you push an object like a cart, it moves. कोई भी कार्ट या कोई ऑब्जेक्ट को आप पुश करते हो, then it changes its place. वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होती है. It also moves if you pull it towards yourself. आप या तो पुश करते हो तो भी वो कोई ऑब्जेक्ट मूव होता है, या तो आप पुल करते हो, अपनी तरफ खींचते हो तो भी वो ऑब्जेक्ट मूव होता है. कैन यू थिंक ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स यू पुश और पुल टू मेक देम मूव. मीन्स इन आवर सराउंडिंग टू मूव द प्लेस ऑफ द एनी नॉन लिविंग थिंग. लाइक इफ आई वॉन्ट टू मूव दिस डस्टर, then I will either push it or I will pull it to change its place. Okay. So, to move something, you either push or pull it. कोई भी चीज़ को आप मूव करने के लिए उसको आप पुश करते हो या तो पुल करते हो. So that is the force. Definition is given here. A push or pull that acts on an object is called a force. What else can a force do besides moving object? ऑब्जेक्ट को मूव करने के अलावा फोर्स क्या क्या कर सकता है? देन वी विल सी इन दिस पिक्चर्स. ओके, 4 पिक्चर्स आर गिवन हियर. अ पुल इज अ फोर्स. कोई भी चीज को खींचते हैं हम लोग, पुल करते हैं, देन दैट इज अ फोर्स. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. कोई भी चीज को फोर्स देने से कोई भी चीज रुक सकती है. ओके, सी यू कैन सी द सेकंड पिक्चर. अ बॉय इज कैचिंग द बॉल. तो बॉल जो फोर्स से आ रही है, देन इफ यू वांट टू स्टॉप दैट बॉल, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा. तो फोर्स से कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप भी हो सकती है. Force can change the direction of a moving object. See, the girl is playing with a shuttle and cock. Badminton she is playing. तो force देने से क्या कर सकते हैं? कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है. आप जो साइड उसका फोर्स लगाओगे वो मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन उस साइड चेंज हो जाता है. ठीक है. सो दिस ऑल आर द थिंग्स व्हाट फोर्स कैन डू. ओके, force can also change the shape of an object. force कोई भी चीज का शेप भी चेंज कर सकती है. See, the boy is doing the रोटी. तो उसका जो डफ होता है, डफ यानी कि जो आटा होता है, तो गोल आटे के जो होता है बॉल जैसा होता है, वो बॉल जैसा बना के आप उसको रोटी भी बना सकते हो. ठीक है. सो फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक खाली बॉटल है तो उसको आप फोर्स करोगे तो वो उसकी जो शेप होगा वो चेंज कर देता है. सो दीज ऑल थिंग्स फोर्स कैन डू. फोर्स कैन a push or a pull, that is also force. Force can stop the moving object. Force can change the direction of a moving object, and force can also change the shape of an object. जो कोई ऑब्जेक्ट का शेप है, that also can be changed by applying force. Now we will see kinds of forces. कितने kinds of forces हैं? At present you are going to learn 2 kinds of forces that is given in our book. The first one is the force of friction and the second one is the force of gravity. First we will see the force of friction. Okay, when you push a toy car on a carpet, it slows down and stops after some time. While you are playing with your toy car, तो वो टॉय कार को आप पुश करोगे कारपेट के ऊपर रख के, तो थोड़ी आगे जाके इट विल स्टॉप देयर. ओके, द फोर्स विच एक्ट्स ऑन द कार टू स्लो इट डाउन
इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो फोर्स एक्ट हुआ है वो टॉय कार के ऊपर, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ दैट फोर्स दैट कार कम्स टू अ स्टॉप, वो कार धीरे धीरे स्टॉप हो जाती है, उसकी स्पीड कम होते होते वो स्टॉप हो जाती है। तो वो कौन सा फोर्स वो कार के ऊपर एक्ट किया? दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। Friction occurs when the toy car rubs against the rough surface of the carpet। तो फ्रिक्शन फोर्स कब एक्ट हुआ कि जो टॉय कार के जो व्हील्स है, वो टॉय कार का व्हील्स और वो कारपेट का जो सरफेस है, वो दोनों के बीच जब रब हुआ, टॉय कार का व्हील और कारपेट रब हुआ, then at that time the force of friction acts on that ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो धीरे धीरे थोड़ी आगे जाके इट स्टॉप्स। पुश द टॉय कार ऑन अ स्मूथ फ्लोर, डज इट ट्रैवल फर्दर? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लेस ऑन अ स्मूथ सरफेस। अगर ये एग्जाम्पल था, कारपेट के ऊपर आपने टॉय कार को रब किया। नाउ इफ यू आर प्लेइंग ऑन अ स्मूथ सरफेस, मीन्स यहाँ ये वेल इफ यू आर हैविंग अ प्लेन सरफेस लाइक टेबल, टेबल के ऊपर वो कार को आप पुश करोगे तो थोड़ी ज़्यादा दूर जाएगी, जबकि कारपेट के ऊपर थोड़ी ही दूर गई। वाई? बिकॉज जो स्मूथ सरफेस है उसमें फ्रिक्शन बहुत लेस होता है, लेस प्रोड्यूस होता है। दैट इज़ वाई कि जो रफ सरफेस होता है वो ज़्यादा फ्रिक्शन लगाता है, और जो स्मूथ सरफेस होता है वो थोड़े लेस फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो स्मूथ सरफेस पे आपने कार को अगर पुश किया तो थोड़ी ज़्यादा दूर तक जाएगी। ओके, फ्रिक्शन इज नथिंग बट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम इन कॉन्टैक्ट, कोई भी दो चीज़ें जब कांटेक्ट में आती है, एक दूसरे के साथ टच होती हैं, तो उन दोनों के बीच में एक घसाव यानी कि एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे स्टॉप हो जाती है व्हेन यू पुश इट। ओके, फॉर एग्जाम्पल वाई वी आर एबल टू वॉक ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे हम लोग वाई वी आर एबल टू वॉक, बिकॉज हमारे जो लेग्स है और जो फ्लोर है उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, दैट्स वाई वी कैन वॉक। ये जो व्हील है, व्हील ऑफ द एनी व्हीकल, वाइल इट इज़ मूविंग ऑन द रोड, तो अब जब ब्रेक लगाते हैं तो वो स्टॉप भी हो जाती है। वाई? बिकॉज वो व्हील्स के ऊपर आप देखोगे कुछ डिज़ाइंस बनी हुई होती है, वो कैसे हेल्पफुल रहती है कि जो वो फ्रिक्शन ज़्यादा लगाता है, इसलिए व्हेन यू ब्रेक द व्हीकल वो फाइनली धीरे धीरे होके वो स्टॉप हो सकती है, क्योंकि जो रोड के ऊपर और जो टायर है व्हीकल के, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। क्लियर? सो दिस वाज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नाउ वी विल सी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी? व्हेन यू थ्रो अ बॉल अप in the air, it slows down, stops and then finally falls down to the ground। अगर आप बॉल को हवा में, एयर में थ्रो करोगे तो वो धीरे धीरे उस ऊपर जाएगा, अपनी स्पीड कम करेगा और फाइनली वहाँ से वापस नीचे ग्राउंड पे आ जाएगा। वाई? दिस इज बिकॉज अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी एक्ट्स ऑन इट। ये क्यों हुआ? आपने बॉल थ्रो किया तो ऊपर ही क्यों नहीं चला गया, वो वापस नीचे क्यों आता है? बिकॉज हियर अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग। ओके, दिस फोर्स पुल्स द बॉल डाउन। ये जो ग्रेविटी फोर्स है वो बॉल को नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ खींच के रखता है। इन फैक्ट ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर क्या होता है? ग्रेविटी फोर्स एक्ट होता है, पुलिंग देम टूवर्ड्स द अर्थ। अर्थ के पास ऐसे ग्रेविटी फोर्स है जो अर्थ अपनी तरफ सबको पुल करके रखता है। वाई आई एम सिटिंग ऑन दिस चेयर? बिकॉज मेरे ऊपर भी एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करता है, जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। इफ़ वी टॉक अबाउट इन द स्पेस में जो कोई जाता है, आपने देखा होगा मूवी में या कहीं पे न्यूज़ में या
डिस्कवरी में जो स्पेस में जो होते हैं, दे आर फ्लाइंग, दे आर जंपिंग इन द space. Why? Because force of gravity is not present there. Okay, earth is only having the force of gravity. तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि वो अर्थ अपनी तरफ सारी चीज़ों को पुल किए हुए रखता है. दैट्स वाई वी आर हियर, कि हम लोग वॉक कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, बिल्डिंग खड़ी हो सकती है, ट्रीज ग्रो हो सकते हैं. ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? बिकॉज सबके ऊपर force of gravity is acting. This is why when you throw anything up, it comes down. इसकी वजह से ही जब आप कुछ ऊपर थ्रो करते हो, एयर में थ्रो करते हो, it finally comes down. Here I would like to tell you a story of Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton, you know that he was a mathematician and physicist. फिजिस्ट थे और मैथमेटिशियन थे. व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, व्हाइल ही वॉज स्टडिंग इन द स्कूल, वंस हिज टीचर सेंड हिम आउट ऑफ द क्लास. उसको क्लास के बाहर भेज दिया उसके टीचर ने, बिकॉज ही वॉज डूइंग सम मिस्chief in the class. Then what happened? He went out of the classroom and he was sitting under an apple tree. एप्पल ट्री के नीचे वो सर आइजैक न्यूटन जो थे वो एप्पल ट्री के नीचे बैठ गए क्लास के बाहर जाके. ओके, देन ही वॉज वंडरिंग, एट दैट टाइम ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री एंड एप्पल फॉल डाउन फ्रॉम द ट्री. ट्री के ऊपर से जो एप्पल के ट्री के नीचे बैठे थे वो एप्पल के ट्री, तब वो एप्पल के ट्री में से एक एप्पल गिरा. ओके, एट दैट टाइम ही वॉज वंडरिंग कि एप्पल ट्री में से जब अलग हो गया, गिरा, तो नीचे ही क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं गया. ही वॉज वंडरिंग एंड ही फाउंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तब उन्होंने फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करता है सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो उन्होंने ये फोर्स फाइंड किया है. दैट इज सर आइजैक न्यूटन. ओके, ये वंडर करते करते कि क्यों वो एप्पल ट्री में से नीचे ही क्यों गिरा और ऊपर क्यों नहीं गया, तो ये वंडर करते करते सर आइजैक न्यूटन ने है ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टडी किया और बताया सबको कि ऐसा भी कोई फोर्स है जो हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है. दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ओके, सो रिमेंबर दिस. सर आइजैक न्यूटन वॉज द मैथमेटिशियन and physicist who understand the force of gravity and told that this kind of force is acting on between all the object. That kind of force is force of gravity. Okay, now we will study about work. So first of all we have seen about what is force, then kinds of force. At present you have studied two kinds of forces, that is force of friction and another is the force of gravity. Now we will study about work. What do you mean by work? Work किसको बोलते हैं, ठीक है. When you use force to move things को move करने के लिए आप जब force लगाते हो, at that time you are doing some work. Okay, pushing or pulling a book is easy. एक बुक को आप पुश करते हो या तो पुल करते हो अपनी तरफ तो वो ईजी है, बट पुशिंग और पुलिंग द हैवी टेबल इज डिफिकल्ट. एक हैवी टेबल है, कोई भारी टेबल है, तो उसको पुश करना या तो पुल करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है. यू हैव टू यूज मोर फोर्स टू मूव द टेबल. आपको टेबल या बुक मूव करने का कोई बोले तो आपको ज़्यादा फोर्स इन व्हाट ऑब्जेक्ट यू विल अप्लाई, दैट इज टेबल. टेबल को आपको मूव करने में ज़्यादा फोर्स लगेगा. सो यू डू मोर वर्क इन मूविंग द टेबल देन इन मूविंग द बुक. आपको बुक मूव करने से ज़्यादा फोर्स आपको टेबल मूव करने में लगेगा, तो आप ज़्यादा काम कौन से चीज़ में करोगे, तो कि टेबल मूव करने में. नाउ आई विल से कि इफ आई एम पिकिंग दिस डस्टर एंड आई एम कीपिंग इट डाउन, देन आई हैव डन सम वर्क. यानी कि कोई भी चीज़ को मूव करने में इफ़ यू आर अप्लाइंग एनी फोर्स, तब आप क्या कह सकते हो, दैट वर्क इज सेड टू बी डन. तो आप
ने कुछ काम किया है, ठीक है। नाउ इफ आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन अ वॉल, दीवार में मैं फोर्स अप्लाई करती हूँ, बट द वॉल इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन। जो दीवार है, वॉल है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है, चाहे मैं जितना भी फोर्स लगा दूँ। तो उस चीज़ में आपने कुछ काम नहीं किया, यानी कि वर्क इज नॉट सेड टू बी डन। वर्क इज ओनली सेड टू बी डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इट्स पोजीशन बाय अप्लाइंग फोर्स। कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाने से वो अपनी जगह चेंज करती है, तभी कहा जाता है दैट सम वर्क इज सेड टू बी डन। बट मैंने जैसे कहा कि मैं अगर वॉल को पुश करती हूँ, दीवार को धक्का लगाती हूँ, तो अपनी प्लेस चेंज नहीं करती है, इवन दो आई एम अप्लाइंग मोर फोर्स, तो तब वहाँ कुछ काम नहीं हुआ है। ओके, इसे यू कैन सी द पिक्चर, लेस वर्क इज डन टू मूव द बुक बट मोर वर्क इज डन टू मूव द टेबल। टेबल मूव करने में ज़्यादा काम हुआ है क्योंकि वहाँ आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट वर्क, वॉट इज से टू बी वर्क। नाउ वी विल सी अबाउट सिंपल मशीन्स। To make our work easy, we sometimes use tools called simple machines. Simple machines tools हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो काम है वो easy हो जाए। हमारे easy काम के लिए we are using some tools and that tools are called simple machines. For example, we use a pair of scissors to cut open a packet of milk. मिल्क का पैकेट आपको कट करना है तो वी यूज अ पेयर ऑफ सीजर, यानी कि सीजर यूज करते हैं। द पेयर ऑफ सीजर इज अ सिंपल मशीन, तो वो एक सीजर है, वो सिंपल मशीन हो गया। नाउ द लीवर, द पुली, द व्हील एंड एक्सल, द इंक्लाइंड प्लेन, द स्क्रू एंड द वेज आर सम सिंपल मशीन्स। ये सिंपल मशीन्स के नाम दिए हैं दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस chapter. Okay, first simple machine we will see is lever. The lever can be used to cut things, lift weights and open lids. कोई भी चीज़ को कट करने के लिए, या तो हैवी सामान वेट को लिफ्ट करने के लिए, या तो ढक्कन खोलने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि है सीजर्स, बॉटल ओपनर्स। सो these are the examples of levers. कोई भी चीज़ काटने के लिए, या तो ओपन करने के लिए, या तो हैवी वेट को लिफ्ट करने के लिए जो हम टूल्स यूज़ करते हैं, दैट ऑल टूल्स कम्स इन लीवर। ओके, नेक्स्ट सिंपल मशीन इज पुल्ली। पुल्ली किसको बोलते हैं? हैव यू सीन पीपल ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल? कुएं में से किसी को पानी निकालते हुए देखा है आपने? तो वहाँ जो रोप, यानी कि रोप के साथ जो यूज़ किया है व्हील, उसको बोलते हैं पुल्ली। पुल्ली नीचे से कोई हैवी सामान खींचने के लिए यूज होता है। द पुल्ली इज यूज्ड टू हेल्प लिफ्ट द बकेट ऑफ वाटर इजीली। पुल्ली लगाने से जो कुएं में से पानी निकालता है ना, उसमें इजी रहता है क्योंकि उसमें रोप उसके साथ व्हील यूज किया है। इट कंसिस्ट ऑफ अ व्हील विथ अ रोप अराउंड इट। एक रोप और व्हील होता है जिसके ऊपर रोप को बांध लगाया गया होता है, जिसकी वजह से वो व्हील रोटेट होता है और रोप हम आसानी से खींच सकते हैं, ठीक है। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ पुली। नाउ नेक्स्ट इज व्हील एंड एक्सल। व्हील एंड एक्सल, दिस सिंपल मशीन कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट अराउंड द व्हील। व्हील के अराउंड एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है कॉल्ड द व्हील। व्हील एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है जिसके बीच में से एक्सल, यानी कि एक लंबा रोड जैसा सर्कल के बीच में से पास होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सल, इज अटैच्ड टू इट्स सेंटर। व्हील के सेंटर में से एक एक्सल यानी कि एक रोड जैसा अटैच होता है, जिसको बोलते हैं व्हील एंड एक्सल। दिस अरेंजमेंट हेल्प्स ऑब्जेक्ट्स मूव इजीली। ये अरेंजमेंट ऑब्जेक्ट को आसानी से मूव करने में हेल्पफुल रहता है। डोर नॉब्स, स्क्रू ड्राइवर्स आर एग्जाम्पल ऑफ द व्हील एंड एक्सल। वो व्हील एंड एक्सल का एग्जाम्पल है। देखो यहाँ जो ट्रॉली है,
व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट। जो ट्रॉली, एक बॉय जो ट्रॉली को लेके जा रहा है, तो ये है व्हील एंड एक्सेल का अरेंजमेंट। यानी कि व्हील के चार व्हील है, उसके सेंटर में से एक रोड जैसा यानी कि सलिए जैसा पास होता है, ये अरेंजमेंट को बोलते हैं व्हील एंड एक्सेल। नाउ नेक्स्ट इज एन इंक्लाइंड प्लेन। एन इंक्लाइंड प्लेन हैज अ सरफेस दैट इज स्लोपिंग। इंक्लाइंड प्लेन का सरफेस ऐसा स्लोपिंग वाला होता है। इट हेल्प्स टू मूव ऑब्जेक्ट्स अप और डाउन इजीली। वो कोई भी ऑब्जेक्ट को अप यानी कि और नीचे ले जाने में आसान रहता है। एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज अ प्लेग्राउंड स्लाइड। जो प्लेग्राउंड में स्लाइड होती है, आप प्लेग्राउंड में जाते हो तब स्लाइड करते हो, तो वो क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, ट्रक में से कोई हैवी सामान चढ़ाना है या तो उतारना है, तो ऐसा इंक्लाइंड प्लेन सरफेस रख देते हैं जो स्लोप वाला होता है, ताकि जो हैवी सामान ट्रक में चढ़ाना भी इजी रहता है एंड इट कैन इजीली सामान उतारने में भी हेल्पफुल रहता है। सो दैट इज द इंक्लाइंड प्लेन। नाउ नेक्स्ट इज स्क्रू। द स्क्रू लुक्स लाइक अ नेल विथ ए ग्रू अराउंड इट। नेल यानी कि खिल्ली, स्क्रू यानी कि खिल्ली जैसा होता है, पर उसके खिल्ली के ऊपर जो कट ग्रूव्स बनाए होते हैं, जिसको गुजराती में बोलते हैं आटा, ग्रूव्स कट किए होते हैं, दैट इज स्क्रू। इट हेल्प्स टू होल्ड थिंग्स टूगेदर। कोई भी चीज के आप स्क्रू लगा दो तो वो दोनों चीज को साथ में रखने में हेल्पफुल रहती है, इसके लिए हम लोग स्क्रू लगाते हैं। The screw is actually an inclined plane that is wrapped around a central road. एक रोड के ऊपर inclined plane को आप wrap कर दो तो वो क्या बन गया, स्क्रू। ठीक है ना, नीचे एक एक्टिविटी दी है and that activity you will see in the another video from the extra mark. उसमें क्या है, एक पेंसिल के ऊपर एक ट्रायंगल पीस ऑफ पेपर आप लगा दो तो वो क्या बन गया, स्क्रू। तो स्क्रू कुछ नहीं है, इंक्लाइंड प्लेन ही है जो आप व्रैप कर देते हो सेंट्रल रोड के ऊपर। ओके, नेक्स्ट इज वेज। द वेज कंसिस्ट ऑफ अ शार्प एज मेड बाय टू इंक्लाइंड प्लेन्स दैट आर बैक टू बैक। दो इंक्लाइंड प्लेन को आप शार्प एज बनाते हैं, यानी कि ऐसे दो इंक्लाइंड प्लेन को आप ज्वाइन कर दो तो वो दोनों मिलके एक एज यानी कि इसकी किनारी होती है वो शार्प बनाती है, दैट इज कॉल्ड एज। ओके, आप देख सकते हो पिक्चर में एक वेज का पिक्चर दिया है, जो वुडन, जो नीचे वुडन पीस है ना उसके ऊपर लगाया है, दैट इज वेज। इट इज यूज्ड टू कट ऑब्जेक्ट्स। नाइफ्स एंड एक्सिस आर एग्जांपल्स ऑफ वेज। नाइफ है, एक्सिस यानी कि कुल्हाड़ी, उसको, ये दोनों किसके एग्जांपल है, वेज के। वो कोई ऑब्जेक्ट को कट करने में हेल्पफुल रहता है। देखो पर्सन है वो हैमर यानी कि हथौड़े से वो वेज के ऊपर मारेगा ताकि वो जो वुडन पीस है वो कट हो जाएगा। ओके, सो दिस वर द सिंपल मशीन्स which we have seen in this chapter. Now we will see about energy. ये what is the name of this chapter? Force, work and energy. तो फोर्स के बारे में स्टडी किया, वर्क, एंड नाउ वी विल सी अबाउट एनर्जी। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। कोई भी काम करने के लिए एबिलिटी जिस वो काम करने की होती है उनको बोलते हैं एनर्जी। वी नीड एनर्जी टू रन, टू प्ले और टू पुश अ चेयर। कोई भी काम करने के लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। If you want to work, if you want to write, if you want to run, if you want to play, if you want to push a chair or a table, कोई भी चीज़ को मूव करने के लिए we need energy. Even though while we are sleeping, हम जब सोते भी हैं तब भी हमारे अंदर जो एनर्जी होती है वो यूटिलाइज होती है। Why? Because while we are sleeping also our internal organs जो अपना काम होता है वो करते ही रहता है। So we need energy for that also. A car needs energy to move. कार को मूव करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, and that energy we are giving as a form of fuel. फ्यूल में हम लोग कार के अंदर पेट्रोल या डीजल डालेंगे
तो कार रन करती है, तो कार को भी एनर्जी की जरूरत है। द एनर्जी ऑफ विंड मेक्स ट्रीज स्वे, यानी कि जो विंड एनर्जी है वो ट्रीज को स्वे करने, यानी कि जो ट्रीज हिलते हैं पवन की वजह से, तो वो भी किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ विंड, हवा की जो एनर्जी है उसकी वजह से ट्रीज भी स्वे करते हैं। एनर्जी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, कोई भी स्टेट, मैटर का कोई स्टेट चेंज करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आइस है, बर्फ को पानी में ले जाने के लिए भी हीट एनर्जी की जरूरत है, और पानी को अगेन वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए भी हीट देना पड़ेगा, तो दैट वाटर विल चेंज इनटू वाटर वेपर। तो कोई ऑब्जेक्ट का, मैटर का स्टेट को चेंज करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। वी विल सी हियर एनर्जी। फर्स्ट एनर्जी इज हीट एनर्जी। बिफोर दैट चेंजिंग वाटर टू वाटर वेपर, जो हमने एग्जांपल दिया, रिक्वायर्स एनर्जी। कुकिंग फूड रिक्वायर्स एनर्जी। एनर्जी इज अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स में एनर्जी अवेलेबल है। कुछ उसमें से जो इम्पोर्टेंट एनर्जी है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर 4th स्टैंडर्ड, ओके। यानी कि खाना पकाने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है, कोई मैटर का स्टेट चेंज करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है, यानी कि फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसियस फॉर्म में कोई स्टेट उस मैटर का चेंज करना है तो उसमें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। फर्स्ट एनर्जी वी विल सी इज हीट एनर्जी। वी गेट हीट एनर्जी बाय बर्निंग अ फ्यूल सच एज वुड, गैस और पेट्रोल। हीट एनर्जी इज यूज्ड टू कुक फूड and to run cars and trains. ओके, हीट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस की जाती है? बाय बर्निंग फ्यूल। फ्यूल यानी कि जो बर्तन है, ऑयल है, गैस, पेट्रोल, ये सब को बर्न करने से वी कैन प्रोड्यूस एनर्जी। तो हीट एनर्जी खाना बनाने में हेल्पफुल रहती है, कार या तो ट्रेन को रन करने के लिए वी रिक्वायर हीट एनर्जी। हीट एनर्जी फ्रॉम द सन कीप्स द अर्थ वार्म, जो हमें पूरे अर्थ को हीट एनर्जी की जो ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए, दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द सन। सन क्या करता है? अर्थ का जो अर्थ की जिसको जितनी अर्थ की जो रिक्वायरमेंट है वार्म रखने की, दैट हीट एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम द सन। नाउ नेक्स्ट एनर्जी इज लाइट एनर्जी। वी यूज लाइट एनर्जी टू सी, कोई भी चीज़ देखने के लिए लाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन टू मेक फूड। प्लांट को खाना बनाने के लिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो लाइट की ज़रूरत होती है, दैट लाइट एनर्जी प्लांट इज गेटिंग फ्रॉम द सन, ओके। विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनीथिंग। हम लोग कोई चीज़ देख सकते हैं, वाई? बिकॉज वो चीज़ के ऊपर लाइट फॉल होती है एंड फ्रॉम दैट रिफ्लेक्शन वी आर गेटिंग इट in our eye, on our eyes, so we can see anything, okay. So without light it is impossible to see anything. Now next is electrical energy. Electrical energy is used for heating and lighting. हीट करने में और लाइटिंग, ये दोनों एनर्जी को प्रोड्यूस करने में इलेक्ट्रिसिटी हेल्पफुल रहती है। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर रनिंग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स such as computers, refrigerators, air conditioners, fans and televisions. These all electric gadgets जो हमारे रोजिंदे लाइफ में we are using every now and then, ये सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स को रन करने के लिए भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ वी विल सी अबाउट सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी सोर्स यानी कि मिलता कहाँ से, सारी एनर्जी मिलती कहाँ से है, उसके सोर्सेस क्या है, दैट वी विल सी। फर्स्ट ऑफ ऑल सन। द सन इज आवर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सारी एनर्जी में से सन है, दैट इज आवर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सॉरी, द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी।
जो एनर्जी हमें सन से मिलती है वो एनर्जी को बोलते हैं सोलर एनर्जी। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट एनर्जी, वो हीट एनर्जी भी देती है और लाइट एनर्जी भी देता है वो सन। तो सन को मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहा गया है। प्लांट यूज लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन टू मेक फूड। प्लांट फूड जो बनाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो लाइट चाहिए, दैट प्लांट इज यूजिंग फ्रॉम द सन टू मेक फूड। व्हेन वी ईट फूड वी गेट एनर्जी टू डू वर्क। वो प्लांट अपना खाना बनाता है एंड फ्रॉम दैट प्लांट वी आर ईटिंग दैट फूड, वी आर गेटिंग अवर फूड एंड वी गेट एनर्जी टू डू वर्क। सो वी डिपेंड ऑन द सन फॉर एनर्जी। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली we are also dependent on the sun for energy. Next energy is moving air. Moving air is called wind, that we all know. Wind यानी कि moving air is called wind. जो wind से बनी हुई होती है, wind energy is used to turn windmills. Okay? Windmills आपने देखी होगी, जिसको गुजराती में बोलते हैं पवन चक्की। That wind energy, वो विंड मिल्स को रोटेट करने में, टर्न करने में विंड एनर्जी इज यूज। द विंड मिल्स टर्न अदर मशीन्स एंड हेल्प टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वो विंड मिल्स जब टर्न होती हैं तो उसके अंदर जो दूसरे मशीन्स होते हैं वो भी वर्क करते हैं एंड दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो मूविंग एयर यानी कि विंड में से भी वी आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके, दैट इज मूविंग एयर यानी कि विंड में से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मूविंग वाटर। मूविंग वाटर में से भी वी आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। वाटर इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में मूविंग वाटर का भी यूज होता है। Dams are built to allow the water to fall from a height onto machine. Dams जहाँ बनाए होते हैं उसमें क्या होता है, बड़ी ऊंचाई से पानी को जो नीचे मशीन रखा गया है उसके ऊपर गिराते हैं और वो टरबाइन होती है, वो रोटेट होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। दिस मशीन्स हेल्प टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो मशीन रोटेट होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सी यू कैन सी द पिक्चर ऑफ विंड मिल्स। नेक्स्ट इज अ डैम। डैम के ऊपर में हाइट से नीचे जो मशीन फिट किया गया है उसके ऊपर जो डैम का पानी होता है वो फ्लो होता है। ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। और यहाँ पिक्चर दिया है, सन इज आवर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हाउ वी आर डिपेंडेंट ऑन द सन फॉर एनर्जी? सी यू कैन सी सन का पिक्चर दिया है एंड फ्रॉम दैट सन इज गिविंग हीट एंड लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी जो प्लांट को जरूरत है फ्रूट या तो फूड बनाने में, वो प्लांट बनाता है विद द हेल्प ऑफ द लाइट एनर्जी दैट is getting from the sun. वो प्लांट का बनाया हुआ खाना we are eating. Okay, so we are also getting energy. तो sun is our main source of energy. Okay, now next is fuels. Fuels such as coal, oil, gas and petrol are excellent sources of energy. ये सारे fuels है, coal है, पेट्रोल, ऑयल, गैस, ये सारी चीज़ों को बर्न करके वी आर गेटिंग एनर्जी, क्योंकि दे हैव एनर्जी स्टोर्ड इन देम। दिस एनर्जी कैन बी रिलीज्ड बाय बर्निंग देम। उसमें से अगर हमको एनर्जी चाहिए तो ये जो फ्यूल्स है उनको बर्न करना पड़ेगा, उसके बाद वी आर गेटिंग एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर की गई है। मशीन्स आर रन बाय बर्निंग फ्यूल्स। ये फ्यूल्स की हेल्प से मशीन भी रन किया जाता है। ठीक है, यू हैव सीन दैट इन सम फैक्ट्रीज कोल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। कोई भी मशीन को अगर हीट एनर्जी की ज़रूरत है तो उसमें कोल का यूज़ करता है। ठीक है, तो मशीन्स आर ऑल्सो रन बाय बर्निंग फ्यूल्स। फ्यूल्स आर ऑल्सो यूज टू रन कार्स, टू हीट होम्स, to cook and for many other things। ये सारी चीज़ों के लिए भी
फ्यूल्स यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कार को रन करनी है, देन वी आर सपोज टू ऐड पेट्रोल और डीजल इन इट, या तो गैस, तो जिसकी वजह से कार रन करेगी. घर को गर्म रखना है, देन वी आर यूजिंग हीटर्स. टू कुक, खाना पकाना है तो भी हीट एनर्जी की ज़रूरत है, वी आर यूजिंग गैस इन दैट. एंड फॉर मैनी अदर थिंग्स, सारी ये चीज़ों को काम करवाने के लिए फ्यूल जिसमें से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है वो यूज़ होता है. हाउएवर, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स ऑल्सो पॉल्यूट्स एयर. एयर पोल्यूशन भी होता है. जितना ज़्यादा हम लोग फ्यूल बर्न करेंगे उतना एयर ज़्यादा पोल्यूट होगा. ठीक है, बिकॉज ये सारी चीज़ें आप जब बर्न करते हो तो उसमें से कोई ना कोई चीज़ जैसे कि स्मोक है, ये सारी चीज़ फाइनली एयर में ही मिक्स होती है, विच पॉल्यूट्स द एयर. ओके, सो दिस वाज अबाउट चैप्टर नंबर 4, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी. थैंक यू. Let's take an example of a bicycle. All bicycles have pedals. Pedaling fast speeds it up. Pedals rotate the wheels of a bicycle faster. This happens because pedals and gears in a bicycle make use of a lot of levers. These levers are a type of simple machine. Such tools which make our task easier are known as machines. And a simple machine is a tool that alters either the direction or force of an object. They are employed to increase the amount of force that someone can apply to an object so that it takes less work to move it. In this module, we will learn about the different types of simple machines. There are many types of simple machines. Some of them are inclined plane, wheel and axle, wedge, screw, lever, and pulley. Have you ever thought that would you have been able to ride your favorite bicycle if it did not have any tools to make it run? Would you be able to cut this bread properly without the help of a knife? Can we drive a car without using a steering wheel? Living in this world without such tools would be impossible to imagine. Who would have thought that these tools would make our everyday tasks so easy? A lever is a stiff bar or rod that rests on a support called a fulcrum and is used to lift or move something. There are many more examples in our everyday life where we make use of lever. For example, a can opener, a fishing rod, and a hammer when it is used to remove nails. Have you observed the working of a steering wheel in cars? As the steering wheel is turned, movement is created in a car. This steering wheel is an example of a simple machine named wheel and axle. The wheel and axle consists of a large wheel rigidly attached to a rod called axle, passing through the center of the wheel. It reduces the friction involved in moving an object, making it easier to move an object from one place to another. Some of the other examples of wheel and axle are doorknobs, roller conveyors, and windmills. Try and answer this. It is a stiff rod that rests on a support called a fulcrum. Click to know the answer. The escalators used for pulling people from one floor to another is also a kind of simple machine, an inclined plane.
It is a sloping surface that connects a lower level to a higher level. An inclined plane is used to move an object to a lower or higher place, making work of moving things easier. Thus, think of raising a flag or lifting a heavy stone. One would have to exert force to pull them up. Such a simple machine used to lift huge amounts of weight or to lower them down is known as a pulley. A pulley consists of a grooved wheel with a rope of cable around it. In some ways, it's a variant of a wheel and axle. The everyday examples involving the use of pulley include gym machines, cranes, window shades, and rock climbing gear. A woodcutter makes use of an axe to cut wood of trees, making his task easier. An axe is a form of a simple machine, wedge. A wedge is an object that has at least one slanting side which ends in a sharp edge. For pushing apart solid objects, the sharp end of the wedge is placed on it. It is then hammered from the wider end. As the sharp end penetrates the object, it tears apart the object in a lateral direction. Some of the examples of wedges include a nail, a door stopper, zipper, and scissors. Do you know, even our ancestors used the simple machines for their basic necessities. They used wedge-shaped instruments to tear the flesh of animals and to cut things apart. To open a jar, we need to roll over its jar lid. A jar lid is one of the most common examples of a simple machine known as screw. A screw is an inclined plane that is wrapped around a pole or cylinder. It is commonly used. Some examples with the use of screw include a drill, a bolt, a light bulb, faucets, and ballpoint pens. Now, let us perform an activity to prove that screw A is an inclined plane wrapped around a pole. Materials required for the activity are a paper, a pencil. With the help of the pencil, draw an L on the paper having a height of 16 centimeters and a base of 8 centimeters. Now, to make a right triangle, join the two open ends of the L. Cut the triangle. Wrap the triangle around the pencil and secure it with the piece of a tape. The screw model is now ready. Activity: match the following. In column A, we have fishing rod. The fishing rod is a lever. The knife is a wedge. The door knob is a wheel and axle. And a flag is raised with the help of pulley. Now let's have a quick recap. Lever. It is a long rod that rests upon a support and is used to lift weights. Wheel and axle. It is a simple machine that consists of a wheel and a rod passing through the center of the wheel. Pulley. It is a grooved wheel with a rope or cable around it. Screw. It is an inclined plane that is wrapped around a pole or cylinder. Wedge. It is an object having at least one slanting side which ends in a sharp edge. Inclined plane. It is a sloping surface that connects a lower level to a higher level.
Thank you. A presentation by Extra Marks.